चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। लॉज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स खत्म होने के बाद मेन मैकेनिक्स का ही पार्ट है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग से फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम, इम्पल्स, ये सब सीखेंगे जो क्लास नाइन्थ में पढ़ा था। उसी को थोड़ा डिटेल्स में जानना है। लॉज ऑफ मोशन में डिटेल्स में तो सबसे पहले टर्म सुना भी होगा कि हम लोग यहाँ पर जो भी पार्टिकल को कंसिडर करते हैं वो पॉइंट मास है। तो पॉइंट मास का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? पॉइंट मास का मतलब ये होता है सिंपली कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट मास या पार्टिकल कंसिडर तभी करते हैं जो डिस्टेंस कवर होता है बाय द पार्टिकल वो मच लार्जर देन इट्स ओन साइज, उसके साइज से ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग पॉइंट मास कहते हैं। ठीक, जैसे सिंपली मान लो एग्जाम्पल दे रहे, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि जैसे मान लो कि एक ट्रेन का जर्नी हो रहा मुजफ्फरपुर टू दिल्ली, तो मुजफ्फरपुर से दिल्ली का जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 1100 किलोमीटर। तो 1100 किलोमीटर इज मच लार्जर देन साइज ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के साइज से काफी ज्यादा है। या एक कार मुजफ्फरपुर टू पटना, तो कार का लेंथ 1.5 मीटर, 2 मीटर होगा और डिस्टेंस कवर कितना है 80 किलोमीटर। So distance covered by the particle is much larger than its own size, then the object is considered as point object. तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जीरो डायमेंशन। तो जब भी पॉइंट मास पार्टिकल कंसिडर करेंगे इसका मतलब क्या होगा? जीरो डायमेंशन, उसका डायमेंशन नेग्लिजिबल होगा। पॉइंट मास एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिससे प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया जाता है। तो पहला टर्म आ गया पॉइंट मास। ठीक, अब आ जाए इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? यदि हम इसको शॉर्टकट में लिखना चाहें तो इनर्शिया का मतलब होता है रेसिस्टेंस टू चेंज। चेंज को ये अपोज करेगा। जो भी चेंजेस होना है, यदि बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में लाओगे तो अपोज करेगा, मोशन में रेस्ट में लाने की कंडीशन में लाओगे तो अपोज करेगा। इसलिए एग्जैक्टली इसका मीनिंग हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस टू चेंज। क्लियर? इनर्शिया का मतलब ये हुआ। अब किसी भी बॉडी में ये एक स्वाभाविक गुण है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी। हर बॉडी में ये टेंडेंसी होता है अपोज करना चेंज को, इसलिए ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहलाता है। क्लियर? इरेज करें। अब देखिए इनर्शिया क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन नॉट चेंज their state of rest or uniform motion along a straight line by their own is called inertia. ठीक, अब इनर्शिया के बेसिकली 3 टाइप हो जाएंगे। एक तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये सिंपल बॉडी का एक प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने कहा इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और जो कि मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है। इसका ना कोई यूनिट होता है और ना कोई डायमेंशन होता है, ना यूनिट और ना डायमेंशन। क्लियर? आगे समझ में? नेक्स्ट आ जाओ, लिखना था क्या? नेक्स्ट आ जाओ, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, ये रिपीट देख लो, लिख लो, कहीं कोई छूटा हुआ है तो नोट कर लो।
हो गया। चलिए अब आ जाए इनर्शिया के टाइप। तो पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कहता है इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इज स्टेट ऑफ रेस्ट। दिस मीन्स ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग बाय इट्स ओन। मतलब रेस्ट को अपोज करेगा, ये ना, मोशन में लाने के लिए। तो जैसे आप बस में खड़े हो, ठीक, और अचानक बस ने एक्सलेट किया मोशन प्रोवाइड करने के, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो आपको अपोज करना है, तो बॉडी का मोशन बस के साथ होगा। तो एक्सलेशन जब बस का हुआ, तब उस कंडीशन में आपका बॉडी पीछे जाता है। रीजन ये है कि आपका लोअर पार्ट बस के कांटेक्ट में है। तो बस का एक्सलेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो लोअर पार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अपर पार्ट उसको रेसिस्ट करेगा और वो उसके मोशन को अपोज करेगा, इसलिए आप पीछे की तरफ गिरते हैं। अपोज करना है अपर पार्ट को, और लोअर पार्ट को बस के कांटेक्ट में है तो बस के साथ चलेगा, इसलिए लोअर पार्ट एक्सलेट होगा तो फॉरवर्ड, और अपर पार्ट उसके मोशन को अपोज करेगा तो बैकवर्ड। आगे समझ में। नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये भी क्या करेगा? इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, that is a body in uniform motion can neither accelerate nor retarded by its own। इसलिए जब बस या ट्रेन में सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम फॉरवर्ड मोशन में या फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ गिरते हैं। रीजन वही है कि रिटार्डेशन हुआ, रिटार्डेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी का लोअर पोर्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया और अपर पोर्शन उसके मोशन को अपोज किया, इसलिए आगे की तरफ गिरेंगे आप। आगे समझ में? ठीक, ये तो ऑलरेडी 9th में पढ़ा हुआ है, उसी को थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे, इसलिए इसको बहुत ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं, समझना है। अब नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन को, डायरेक्शन को अपोज करेगा। इसलिए यदि आप किसी स्ट्रिंग में एक स्टोन को कनेक्ट करके घुमा दो, मूव कराओ, तो उस कंडीशन में सडनली यदि वो स्ट्रिंग टूट गया तो स्टोन बाहर की तरफ चलाएगा। रीजन क्या है? उसके मोशन को अपोज किया, मोशन किधर लगा? अंदर की तरफ, अपोज किया तो बाहर की तरफ। या यदि आप एक कार में बैठे हो और एक सर्कुलर ट्रैक पर कार ने लेफ्ट टर्न लिया या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ टर्न लिया, तो कार का मोशन सेंटर की तरफ, तो आपका अपर पोर्शन अपोज करेगा और वो बाहर की तरफ होगा, लोअर पोर्शन कार के डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया? तो 3 है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाते हैं मोमेंटम, सबसे पहला टर्म। अब यहां से हम लोग नोट डाउन भी करेंगे। मोमेंटम का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। यदि इसको हम लोग एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में याद रखें और समझने की कोशिश करें तो कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। किसी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन जो कंटेन्ड होगा उसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, इन अ बॉडी। इसलिए हम लोग इसको मोमेंटम को मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं।
और बहुत इजी भी है, इसका डायमेंशन यूनिट सब ये किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, पर सेकेंड हो गया, सीजीएस में ग्राम हो गया, सेंटीमीटर हो गया, पर सेकेंड हो गया। ठीक। अब यहां पर दो तीन बातें बड़े इंपॉर्टेंट है कि यदि हम मोमेंटम और वेलोसिटी मास के बीच रिलेशन देखें, मोमेंटम वेलोसिटी के बीच एक ग्राफ रिप्रेजेंट करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होगा जब मास यहां पर हमारा कांस्टेंट हो जाए। सेकेंड कंडीशन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मोमेंटम और मास में रिलेशन निकाल लें, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इसी तरह से यदि हम मान लो मास और वेलोसिटी के बीच रिलेशन निकाल लें तो ये इनवर्सली होगा, क्योंकि यहां पर मोमेंटम कांस्टेंट है। और इसको जो हम लोगों ने मेजर किया, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं, इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का ये प्रोडक्ट होता है। हो गया? चलो इरेज करते हैं, देखते हैं क्या। यही मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी एंड डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। Momentum of a body is defined as the product of its mass and velocity। ठीक, मास एंड वेलोसिटी मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन। ठीक, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और ठीक सीजीएस यूनिट हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं। अब आ जाए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless and until compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। तो कोई बॉडी अपने रेस्ट और मोशन के स्टेट को कंटिन्यू करता है जब तक कि उसके ऊपर आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको चेंज ना करो। यही मतलब है। ठीक, अब कहता है कि सिंपल वर्ड, नेट एक्सटर्नल फोर्स यदि बॉडी का जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ठीक, यदि मान लो कि किसी तरह का उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई है तो
तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि टेबल पर एक बॉक्स रखा है, तो स्टेशनरी कब है? जब इसके ऊपर लगने वाला रिएक्शन और इसका वेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो नेट फोर्स कितना? जीरो। फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, तो बॉडी रेस्ट में है। तो फोर्स अप्लाई करोगे तभी तो बॉडी मोशन में आएगा, अदरवाइज स्टेशनरी रहेगा। इसलिए कहा कि सिंस द ब्लॉक इज एट रेस्ट द नॉर्मल रिएक्शन आर, जो ऊपर की तरफ एक रिएक्शन आर लग रहा है वो क्या हो रहा है? अपोजिट टू द वेट। वेट को बैलेंस कर रहा है तो फोर्स जीरो हो गया, इसलिए बॉडी स्टेशनरी है। अब इसके स्टेट को बदलने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, तभी इसका स्टेट बदलेगा। आ गया समझ में? हो गया? इरेज करें। चलिए अब आ जाए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम टेकन, जिसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं मोमेंटम को रिलेट करके फोर्स से। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 यूज करते हैं, dp बाई dt। मोमेंटम को हम लोगों ने लिखा मास इनटू वेलोसिटी। हम लोगों ने वेक्टर या सिंपली डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ रखा है जब दो क्वांटिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता था, यूवी। तो हम लोग u को कांस्टेंट रखते थे, v का डिफरेंशिएशन करते थे। v कांस्टेंट रखते थे, u का डिफरेंशिएशन करते थे। तो यहां पर मास कांस्टेंट, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी कांस्टेंट, मास का डिफरेंशिएशन। अब गौर से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट सिखा रहे हैं।
यहां पे कंडीशन ये ले ले कि वेलोसिटी किसी पार्टिकल का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। वी कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन जीरो, तो पहला वाला टर्म वैनिश हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी बन जाएगा। जब मास वेरी करेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कहोगे कि सर मास कहां वेरी करता है, मास तो कांस्टेंट रहता है। बाइक में या स्कूटी में पेट्रोल डाला तो 10 लीटर डाला तो अप्रोक्सीमेटली 10 केजी बढ़ गया। अब फ्यूल बर्न होता जा रहा है, अब वेलोसिटी क्या हो रहा है, v। अब मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो v dm बाई डी टी। नेक्स्ट कंडीशन, इसी रिलेशन में यदि मास कांस्टेंट हो जाए, मास कांस्टेंट का मतलब dm बाई डी टी जीरो, ये वैल्यू डाल दो इसमें, तो क्या आ गया, F इज इक्वल टू एम dv बाई डी टी। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, m, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसलिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लॉस ऑफ मोशन में जो F इज इक्वल टू एम ए है, वो इसी रिलेशन से आता है कि जब मास हमारा कांस्टेंट होगा, और जब मास वेरी करेगा तो ये रिलेशन आएगा। चलो ये रेस करें, हो गया। तो ये देखो रिलेशन आ गया, एम डी वी बाई डी टी, वी डी एम बाई डी टी। मास इज नॉट कांस्टेंट, तो ये एक रिलेशन, और मास कांस्टेंट रहेगा तो ये रिलेशन, तो F फिजिकल टू एम ए। ठीक, सेकेंड लॉ ये आ गया। अब आ जाए सेकेंड लॉ में, फोर्स यदि हम जीरो कर दे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इसका मतलब यदि एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो क्या बन जाएगा सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ। एक तरह से सेकेंड लॉ वेक्टर लॉ है। इट इज इक्विवेलेंट टू थ्री इक्वेशंस, वन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसे मान लो कि हम फोर्स को तीनों डायरेक्शन में लिख दे, कहने का मतलब एक बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, मान लो, तो एक्सलेशन भी एक्स के अलोंग होगा, वाई के अलोंग होगा, और जेड के अलोंग होगा। वही यहां लिखा है, फोर्स के कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप एफ एक्स, वाई डायरेक्शन में जे कैप एफ वाई, जेड डायरेक्शन में के कैप एफ जेड। एक्सलेशन लिख सकते हैं आई कैप ए एक्स, जे कैप ए वाई, के कैप ए जेड। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को आई कैप एफ एक्स, जे कैप एफ वाई, के कैप एफ जेड लिख सकते हैं। मास और एक्सेलरेशन को लिख देंगे आई कैप ए एक्स, जे कैप ए वाई, के कैप ए जेड।
अब दोनों तरफ कंपेयर करो, इधर आई कैप का कोफिशिएंट एफ एक्स, यहां आई कैप का कोफिशिएंट एम ए एक्स, तो फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन ये बन गया। जे कैप को कंपेयर करो तो एफ वाई क्या बन गया, एम ए वाई। के कैप को कंपेयर करो तो एफ जेड क्या बन गया, एम ए जेड हो गया। आया समझ में, आ रहा है समझ में, कहीं दिक्कत तो नहीं? चलो नोट कर लो इसको। हो गया, इरेज करें। चलो तो ये रिजल्ट आ गया। अब फर्स्ट लॉ यदि हम लोग लिखते हैं फोर्स एफ इजिकल टू ए में, तो कहते हैं कि सेकेंड लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, लेकिन ऐसा नहीं। यदि फोर्स जीरो है तो सेकेंड लॉ एक तरह से प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया को बताता है, इसलिए फर्स्ट लॉ ही फोर्स को डिफाइन करता है। वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ a body maintains its state of rest or uniform motion unless an external force acts on it. This shows that force in an external agent which changes the state of rest or uniform motion. But sometimes a force applied on a body cannot change its state of rest or uniform motion in a straight line. It means first law of motion gives definition of force. इसलिए हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लोग एफ कह देते कि नहीं वो तो सेकेंड लॉ में इंट्रोड्यूस हुआ, इसलिए सेकेंड लॉ डिफाइन करता है, जबकि फर्स्ट लॉ ही डिफाइन करता है। आ गया समझ में? तो कल हम लोग इम्पल्स वगैरह पढ़ेंगे। चलिए आज यहीं तक, और इसका पीडीएफ भेज देके